हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड टॉपिक का सब टॉपिक लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और मैं अपने आने वाले अपडेट्स उसी में दे रही हूँ। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, लिमिट्स मतलब द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मतलब क्या कमियां रह गई थी सिविल डिसोबीडियंस में कि जितना गांधी जी ने सोचा था कि एक मास मूवमेंट बनाएंगे जहां पे सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वो जितना सोचे थे उतना वो उतना उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। तो क्या रीजन था, व्हाट वर द लिमिट्स, क्या रीजन था कि सिविल डिसोबीडियंस वो प्रॉस्पेरिटी, वो पॉपुलैरिटी नहीं ले पाई। ठीक है, not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930 had begun to call themselves Dalit or oppressed. सभी सोशल, सबसे पहला तो था कि सभी सोशल ग्रुप्स जो थे वो स्वराज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए थे, जिसमें से एक सोशल ग्रुप्स था अनटचेबल्स का। ठीक है, जो कि करीब 1930 के अराउंड 1930 मतलब 1930 आते आते तक उन्होंने अपने आप को दलित कहना चालू कर दिया, जिसका मतलब है ऑप्रेस्ड, मतलब सताए हुए। ठीक है, फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स, बहुत समय तक के, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या बहुत समय तक के जो कांग्रेस थी वो दलित्स को इग्नोर करती थी। इसका रीजन भी था, इसका रीजन ये था कि फॉर फेयरिंग ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, अगर ये इन लोगों का साथ देते हैं, अगर कांग्रेस दलित्स का साथ देती है तो हिंदूज उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हाई कास्ट हिंदूज दलित्स के साथ काम नहीं कर सकते थे। इवन ये चीज कांग्रेस में भी, कांग्रेस के अंदर में भी था। कांग्रेस में जो हाई कास्ट हिंदू से बिलोंग करते थे वो लोग भी थे कि अगर दलित्स वहाँ कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेगा तो उन लोग वहां से हट जाएंगे, मीन्स हाई कास्ट सोसाइटी जो थी, हाई कास्ट हिंदूज जो थे वो नाराज हो सकते हैं। ठीक है, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर नेक्स्ट 100 years if untouchability was not allotted। लेकिन महात्मा गांधी का मानना था कि स्वराज तब तक नहीं आ सकती है जब तक कि अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया जा सकता। वो 100 years क्या, 200 300 बहुत सारे और साल भी अगर इस चीज को अगर हम ना खत्म करें तो फिर स्वराज लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ही सेड द अनटचेबल्स एज हरिजन्स, और उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया, जिसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरि मतलब भगवान विष्णु को हरि बोला, जन मतलब इंसान, यानी कि जो भगवान विष्णु के या फिर भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया, यानी कि ये अनटचेबल्स भी भगवान के बच्चे हैं। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेम्पल, और इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया टू और टू सिक्योर देम, इनकी सिक्योरिटी के लिए, अनटचेबल्स की सिक्योरिटी के लिए, और उनको मंदिरों में जाने मिले, उनको पब्लिक वेल्स मतलब पब्लिक फैसिलिटीज मिले जो उनको चाहिए, जो बाकियों को मिल रहा उनको भी मिले, टैंक्स, रोड और स्कूल्स मिले। ठीक है, इनकी इन सब सिक्योरिटीज के लिए सत्याग्रह हुआ। ठीक है, he himself cleaned toilets to dignify the work of Bhangi। ही मतलब गांधी जी, cleaned toilets, उन्होंने टॉयलेट की सफाई की, to dignify these people, इनकी डिग्निटी के लिए उन्होंने सफाई की, and persuaded, और समझाने की कोशिश की, किसको, अपर कास्ट को, to change their heart
and give up the sin of untouchability. अपने दिल को बदले और जो ये अनटचेबिलिटी का पाप जो कर रहे हैं इसको वो छोड़ दें. But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problem of community. लेकिन बहुत सारे जो दलित लीडर्स थे, जब ये सब चीजें आई तो दलित्स में भी एक अपना सेल्फ कॉन्शियस जगह, उनको भी लगा कि हमको अपने लिए लड़ाई करनी चाहिए. तो उसमें से बहुत सारे दलित लीडर्स बाहर आए और they were keen on a different political solution. They started thinking, उन लोगों ने सोचने लगा, different political solution पे सोचने लगा to the problem of the क्या क्या problems है, उस problems के क्या solutions हो सकते हैं. They started thinking on those topics. ठीक है. They began organizing themselves. अब दलित्स भी अपने आप को organize करने चालू कर दिया and demanding reserve seats in educational institution. दलित लीडर्स अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला और ये सॉल्यूशन क्या था? सबसे पहले उन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन चाहिए था, जो कि अभी भी है, डिमांडिंग रिजर्वेशन सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और दूसरा दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स. अलग सा उनको एक इलेक्टोरेट मतलब एक पर्टिकुलर जगह चाहिए था जहां से दलित मेंबर पार्टिसिपेट करेगा और वही जीतेगा. ठीक है. Political empowerment they believed would resolve the problem of their social disabilities. क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर हमको अगर political empowerment मिल जाएगा, अगर हम politically powerful हो जाएंगे तो ये सारे problems जो social disabilities हैं ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे. Dalit participation in the civil disobedience was therefore limited. ये एक रीजन था कि हिंदूज, हाई कास्ट हिंदूज और अनटचेबल्स जो छोटे जाति के लोग थे, इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस था. तो ये था कि अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई तो ऐसा था जो पार्टिसिपेट नहीं किया. और यही रीजन था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड ओनली टू high caste Hindu society, particularly in Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. Dalit participation in the civil disobedience movement was therefore limited, और especially कहाँ पर? महाराष्ट्र और नागपुर region में where their organization was quite strong, जहाँ पे दलित की जो organization थी महाराष्ट्र और नागपुर region में बहुत स्ट्रॉन्ग थी और यहाँ पे उन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड था. ठीक है. अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब ही वॉज द पर्सन हु हैड मेड द कॉन्स्टिट्यूशन. And Dr. B.R. Ambedkar who organized the Dalits into the Depressed Classes Association. उस समय B.R. Ambedkar, who also belongs to the Dalit caste, Dalits, उन्होंने Depressed Classes Association 1930 में बनाया था, and he was clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for दलित. और ये जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी दोनों वहां पे गए हुए थे और यहीं पर उनकी मतभेद हो गई थी रिलेटेड डिमांडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स. दलित्स के लिए जो जब बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड किया तो वहीं पे गांधी जी ने मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला डिमांड्स फुलफिल हो. When the British government conceded Ambedkar demands, Gandhi ji began a fast unto death. और ब्रिटिश जो थे जब उन्होंने अंबेडकर के डिमांड को मान लिया तो गांधी जी क्या कर लिए? फास्ट अनटू डेथ मतलब मरने तक के वो फास्ट हंगर स्ट्राइक में बैठ गए. अगर ये बात को माना जाएगा तो मैं अपना
जान दे दूंगा, ऐसा उन्होंने कह करके फास्ट में बैठ गए। ही बिलीव दैट, क्यों बैठ गए? क्योंकि उनका मानना था, ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन इन द सोसाइटी। क्योंकि उनका मानना था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन जाएगा दलित्स के लिए, तो इंटीग्रेशन जो है, जो यूनिटी पर गांधी जी जो काम कर रहे हैं, वो यूनिटी स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। जो कि अभी काफी अच्छे से चल रहा है, वो एकदम स्लो हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, सब अपने अपने लिए काम करेंगे। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सब अपने अपने लिए काम करें, सब एक दूसरे के लिए काम करें, सब देश के लिए काम करें, हमारे देश के सब लोग जो हैं वो एक है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए बने। ठीक है। Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position, and the result was the Pune Pact of सितंबर 1932। और मतलब देखा जाए तो गांधी जी भी गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे अंबेडकर, और मेच्योर भी थे और समझते भी थे। उनको ये समझ में आ रहा था कि गांधी जी कोई अपने लिए नहीं कर रहे थे, है ना। गांधी जी ये अपने लिए नहीं, देश के लिए कर रहे थे, और ये चीज को अंबेडकर समझ गए। ठीक है। तो अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन, उन्होंने उनके गांधी जी के पोजीशन को समझ लिया कि वो किस पोजीशन पे, मतलब वो क्या चाहते हैं। पोजीशन मतलब यहाँ पे वो क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली गांधी जी का यहाँ कोई फायदा नहीं था। ठीक है। एंड द रिजल्ट वॉज द पूना पैक्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। पूना में पैक्ट साइन हुआ, सुलह हुई। कब? 1932 में, इसलिए इसका नाम पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट अगर पूछता है कि पूना पैक्ट 1932 में क्या था, तो इट was the Gandhi ji, Ambedkar and Gandhi ji had signed a Pune Pact in 1932. ठीक है। When was Pune Pact signed? It was in 1932. किसके किसके बीच में हुआ था? It was between Gandhi ji and Ambedkar, and to get the solution of the separate electorate. ठीक है। It gave the depressed class later to be known as the scheduled caste, जो कि this depressed class आज के डेट पे we call them as scheduled caste, reserved seats in the provincial and central legislative council। और आज हम देखते हैं कि इन लोगों को प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेपरेट सीट्स मिला। मतलब जनरल इलेक्शन होगा और वहां से वो जीतेंगे, और मतलब फ्रॉम फ्यू कुछ प्रोविंसेस से शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस क्लास के लोग भी जीत करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट बनेंगे। ठीक है। बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्शन, लेकिन ये चीज जनरल इलेक्शन के थ्रू ही होगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस नेशनल movement, Congress led national movement. Gandhiji, the Dalit movement, however, continued to be apprehensive of the Congress led national movement। और ये इसी तरीके से मतलब कांग्रेस के साथ ही दलित मूवमेंट भी आगे बढ़ा। ठीक है। नाउ सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अभी हमने पढ़ा हिंदूज और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पढ़ा था कि उन लोगों के बीच में क्लैश था, उन लोगों के बीच में मतभेद था। मतभेद नहीं बोलेंगे, बट उनके बीच में डिफरेंसेस था, जिसकी वजह से वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पार्ट नहीं बन पा रहे थे। वेरी फ्यू ऑफ देम हैज पार्टिसिपेटेड। फिर हमने पढ़ा सेकेंड पैराग्राफ में कि किस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी ने उन सभी चीज़ों का सल्यूशन निकाला। और अब some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्यों? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनिएटेड फ्रॉम द कांग्रेस। क्यों? जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब डिक्लाइन हुआ, मतलब कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद से जो मुस्लिम से वो अपने आप को अकेला फील करने लगे, और उनको कहीं ये महसूस होने लगा कि कांग्रेस
मतलब कांग्रेस उनको अकेला छोड़ दिया, मतलब कांग्रेस उनके साथ नहीं रहना चाहती है। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha, or mid 1920s May, from the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated. मतलब more visibly, मतलब इन लोगों ने हिंदू महासभा एज अ नेशनलिस्ट ग्रुप ऊपर आए, ठीक है। मिड 1920s आते आते तक कांग्रेस जो थे वो किस फॉर्म में आए, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के फॉर्म में आए, लाइक हिंदू महासभा। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर्सन, अब हिंदू अलग काम कर रहा है, मुस्लिम अलग काम कर रहा है, इन लोगों ने अपने अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिए थे, तो इन लोगों के बीच का जो रिलेशन था वो भी क्या होने लगा, खराब होने लगा। एंड ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन, हर लोग अपना खुद का रिलीजियस प्रोसेशंस निकालने लगे विद मिलिटेंट फर्वर, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रियॉट्स इन वेरियस सिटी, जिसकी वजह से जब रिलीजियस प्रोसेशंस निकला, वो अपने रिलीजन के बारे में बात कर रहा है, अपने रिलीजियस के बारे में सोच रहा है, हिंदू अपने रिलीजियस के बारे में सोच रहे, मुस्लिम अपने रिलीजियस के बारे, इसकी वजह से क्या हुआ, कम्युनल क्लैशेस होने लगी सोसाइटी में। सोसाइटी की जो हारमोनी थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ने लगे, रियॉट्स होने लगे अलग अलग शहरों में। एवरी रियॉट्स डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, रियॉट्स का मतलब मार काट, जिसमें हिंदू भी मर रहे, मुस्लिम भी मर रहे, हिंदू मर रहे तो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ हो रहे, मुस्लिम मर रहे तो मुस्लिम हिंदू के खिलाफ हो रहे, और इस तरीके से इनके जो डिस्टेंस थे वो गहरे होते चले गए, ठीक है। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. मोहम्मद, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स, इन लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए कि इन लोगों के जो बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस खत्म हो जाएं, लेकिन मतलब इस पे बात चल रहा है, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बात चल रही है कि जो डिफरेंसेस है वो किसी ना किसी तरीके से यूनिटी अगर रखना है तो ये सारे डिफरेंसेस जो हम एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं वो नेगेटिविटी खत्म करनी होगी। And in 1927 it appeared that such a unity could be forged, और 1927 आते आते तक ये जो यूनिटी थी वो ऑलमोस्ट अबाउट टू खत्म ही होने को हो गई थी। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस था कि क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज, फ्यूचर असेंबली में कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा, कौन देश का कौन रिप्रेजेंट करेगा, मींस हु इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, कौन रिप्रेजेंट करेगा देश को, तो देश को रिप्रेजेंट जनरली ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर्स ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन था लोगों के बीच में, मतलब हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, कि आगे चल करके फ्यूचर असेंबलीज में हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना, who was one of the leader of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate territorates, और वो चाहते थे कि उनको एक सेपरेट टेरिटोरेट मिल जाए जहां पे उनका खुद का अपना राज रहे। If Muslims were assured reserved seats in the central assembly and representation in proportion to the population in the Muslim dominated provinces, जैसे बंगाल और पंजाब में, मतलब बंगाल और पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां पे उनको ऑटोनॉमी मिल जाए, ठीक है। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कंटिन्यूड, ये चलता बहुत समय तक चलता ही रहा, बट ऑल होप्स ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में
डिसअपियर्ड हो गया, मतलब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, किसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सारी बातें चल रही है। लेकिन ये इस जो होप था, द होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपियर्ड, जब एम.आर. जयकर जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने इस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको मिले। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion. और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मतलब इंडिया में एक किस तरह का एटमॉस्फेयर था, सस्पिशन, मतलब सस्पिशन क्या है, शक का माहौल था। दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मतलब चाह के भी नहीं कर पा रहे थे। एलिनिएटेड फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से अलग होने के बाद लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कुड नॉट रेस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर द यूनाइटेड स्ट्रगल। ठीक है, कांग्रेस से अलग होने के बाद लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम जो थे, मैक्सिमम पार्ट ऑफ जहाँ पे मुस्लिम जहाँ पे मैक्सिमम थे, कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर द यूनाइटेड स्ट्रगल। फिर उन लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जहाँ पर कांग्रेस सबसे ज़्यादा, हिंदू सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने बोल दिया कि हम मतलब many of them, maximum Muslims have not participated in the CDM. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as the minority within India. और बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने बताया कि उनका स्टेटस इंडिया में क्या है, माइनॉरिटी है, दे आर वेरी लेस इन नंबर एंड दे फियर्ड दैट, और उनका डर था कि उनकी कल्चर और आइडेंटिटी, बीइंग द माइनॉरिटी, उनकी कल्चर और आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इस हिंदू मेजॉरिटी डोमिनेटेड कंट्री में खो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भी रीजन था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। और जब एम.आर. जयकर ने बिल्कुल मना कर दिया तो मुस्लिम कहीं ना कहीं इनसे अलग होगा, और ये भी एक रीजन बना कि बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए। ठीक है, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक and we'll move to the next topic, topic 4, the sense of collective belonging. Okay, bye, see you in the next class.